नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। भाजपा राज में अराजकता, बोले कांग्रेस नेता हेमंत कटारे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने कहा कि भाजपा के राज में अराजकता का माहौल है। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले में आए दिन दुष्कर्म, गोली चालन एवं लूट की घटनाएं हो रही हैं। इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लाइन ऑर्डर पूरी तरह फेल है। हेमंत कटारे ने आज रीवा जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा को कोरेक्स सिटी कहा जाता है। अपराध में वृद्धि का प्रमुख कारण नशे को बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, लखनलाल खंडेलवाल, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, मऊगंज जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, प्रवक्ता विनोद शर्मा, पूर्व सांसद सज्जन पटेल, वरिष्ठ नेता गिरजेश पांडे आदि दर्जनों की संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारिया ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जान पे खेल करके फील्ड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी कलम को ईमानदारी से लिखने का जो मापदा आपके अंदर है, मैं उस हौसले को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गौरवशाली इतिहास जो है कुछ नेताओं की वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप खुद भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस चीज को अपना स्वतः आकलन कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ हमारे बड़े भाई अभय मिश्रा जी भी एमएलए, और हम लोग ताकत से लड़ाई लड़ते हैं सदन के अंदर। सदन के बाद हमारे संगठन के सारे साथी, हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे पड़ोसी जिले के जो अभी नवगठित हुआ है वहां के अध्यक्ष, प्रवक्ता जी, सब लोग हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मिलकर के। लेकिन आप रीवा के हैं, यदि कल्पना कीजिए, यदि सदन के अंदर, हाउस के अंदर, चलते सदन में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य ये कहे कि रीवा का नाम बदल के कोरेक्स सिटी कर दो, ऑन रिकॉर्ड हाउस में आ जाए ये बात, तो क्या ये रीवा के भविष्य के लिए, रीवा के जनमानस के लिए कोई अच्छा संकेत है क्या? आप विश्वास कीजिएगा, आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें, चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा कोरेक्स सिटी कहलाएगी भविष्य में या समगढ़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के जो रीवा का गौरवशाली इतिहास है उसको कैसे मिटाया जा रहा है, और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पर कोई भी, आप देखिए नगर निगम का भी कोई, आप देखेंगे कोई सफाई अभियान चलता है, या कहीं भी आप किसी भी होटल या किसी भी ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहां पे आपको कोरेक्स की बोतलों के डब्बे खाली खोके भरे पड़े मिले होंगे, जबकि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो ये दवाई कोरेक्स उपलब्ध हो ही नहीं सकती। फिर ये यहाँ कैसे आ रही है? चलिए, कोई कह सकता है कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की, एक सेकंड के लिए। अब हमारे यहाँ के यहीं से उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिनसे बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों को, पर अब वो बचे नहीं ज्यादा। वो गए कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गिड़गिड़ाने गए कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो इससे एक संकेत स्पष्ट है कि उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित रखना यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है कि उत्तर प्रदेश के, इतना तो शायद मैं समझता हूँ डिप्टी सीएम साहब निश्चित ही जानते होंगे। कई बार के विधायक के अनुभवी हम बोलते हैं, पर पता नहीं उनका अनुभव क्यों नहीं ऐसे मौके पर काम करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं मध्य प्रदेश रीवा की, तो या तो आप त्याग पत्र देके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए, या ये कह दीजिए कि मोहन यादव जी बिल्कुल सक्षम नहीं है किसी भी काम को यहाँ पे करवाने के लिए, कानून व्यवस्था और नशे पे पाबंदी, तो फिर वैसा स्वीकार किया जाए। तो ये स्थिति है। और आप देख लीजिए, हमारे ये पड़ोस का मऊगंज जो जिला है, वहां के विधायक तो पुलिस के सामने दंडवत होते हैं, जैसे श्री को 1008 महाराज के सामने हम प्रणाम करते हैं, उस प्रकार से दंडवत होकर के बोलते हैं कि हम हमारी और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। ये एक सामान्य स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। और जब नशा बढ़ता है तो निश्चित ही नशा का पर्यायवाची है अपराध, क्राइम। नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। अब नशा चाहे कोरेक्स के रूप में बढ़े, चाहे गांजे के रूप में बढ़ रहा हो, चाहे घर घर शराब, पहले तो दुकानों का सिस्टम था, यहाँ तो सुना है कि गांव शराब उपलब्ध है। एक व्यक्ति गांव में ही अपना वो खोला हुआ है, वो भाजपा के संरक्षण में बैठता है
और किसी व्यक्ति को दुकान तक जाना ही नहीं, इतनी आसानी कर दी है कि घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, घर घर शराब बांट रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी भी जो बन रही है वो इतनी खतरनाक बन रही है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तो उसके सामने फेल हो जाएगी। पूरा फोकस शराब रेत परिवहन के ऊपर है। अभी परिवहन पे भी संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, और खाद्यान्न। अब आप देखिए, सबसे पहले जो अपराध है कैसे बढ़ रहा है। चेन स्नैचिंग के जो केसेस हैं लगभग 4-5 प्रतिदिन हो गए यहाँ पर। मैं कल जब प्रेस वार्ता के लिए माननीय हमारे जो नेतागण इनसे डिस्कस कर रहा था कि आज हम प्रेस वार्ता लेंगे, तो उस समय पर एक घटना घटित हो रही थी कि एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यहाँ पर दुष्कर्म किया जा रहा था। मतलब बात यह नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं और बात करते करते बोल रहे हैं कि साहब आप कहाँ विषय देख रहे हैं, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है आप तो वही देखिए। मतलब अगर मैं फर्ज कीजिए कल पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस लूं तो 24 घंटे में 24 नए हादसे हो जाएंगे। ये रीवा का क्राइम का स्थिति है, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं। और 2 चीजें होती है, क्राइम तो हर शहर में होता है, मैं ये कहूं कि रीवा में हो रहा है ये गलत है, लेकिन क्राइम किस प्रकार से रीवा में हो रहा है ये सोचना आपको पड़ेगा। कैसे? 2 घटनाओं को से मैं आपको उदाहरण देकर के इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा। पहली घटना, इस घटना को वैसे तो विवरण करने के शब्द बने ही नहीं है, शब्दकोश में इसके हैं नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा सकूं। जो घटना भैरव बाबा मंदिर पर हुई थी 21 अक्टूबर में, और इस घटना में एक नव जो दंपत्ति था जिसका नव विवाह हुआ था, शायद 6 माह पूर्व विवाह हुआ था, वहां पर पति को पत्नी के सामने बांध करके 8 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग गौर कीजिएगा कि दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म कैसे किया। अपराधी जब कोई गलत कार्य करता है तो डरता है, गलत कार्य करके भागता है, लेकिन यहाँ पे दुष्कर्म कैसे होता है कि वो अपने मित्रों को फोन करता है और फोन करके बोलता है कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आ जाओ तो फायदे में रहो। मतलब उसके पास समय पर्याप्त है अपराध करने के लिए, पुलिस कलेक्टर का कहीं कोई भय नहीं है। वो अपने मित्रों को भी बुला रहा है कि तुम लोग आइए और तुम भी इसमें शामिल होइए। 8 लोग एक महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, उसके पति के सामने। इस घटना को किस शब्दों में बयान किया जाए, इस दर्द को मेरे को नहीं लगता कोई शब्द है बताने के लिए। सिंगल पुलिस का व्यक्ति, इसमें लाइन अटैच नहीं हुआ, सिंगल। और जबकि मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं पुलिस ने जांच को दबाया है, इन लोगों ने और भी ऐसे अपराध किए हैं क्योंकि ये आदतन अपराधी थे। इनको पता था वहां पर ऐसे कपल्स आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा उन्होंने पहले ही बोल दिया रेप नहीं हुआ है। आपने कैसे बता दिया भाई पुलिस अधीक्षक जी? और यदि आप सब बता ही सकते हैं तो थाने बंद करो, फिर पुलिस अधीक्षक को बैठा लो, उन्हीं को न्यायाधीश मठाधीश सब बना दो और वही बता दिया करेंगे कि कहाँ क्या हुआ और कहाँ नहीं हुआ। फिर जांच की तो विषय खत्म हो गया। बच्ची ने आरोप लगाया, एक 13 साल की बच्ची झूठ बोलेगी क्या? हम छोटी बच्चियों को हमारे धर्म में ईश्वर देवी तुल्य मानते हैं, क्या 13 साल की बच्ची झूठ बोल रही है? तो एसपी ये कह रहे हैं। और बच्ची के खुले आरोप है, मीडिया के समक्ष भी लगाए गए। साफ साफ कहा कि एक नहीं 4-4, 5-5 लोग थे, उसको किस प्रकार से अस्पताल से सुनियोजित तरीके से लेकर के गए। लेकिन एसपी साहब ने पहले ही जांच घोषित कर दी। एसपी जो यहाँ के न्यायाधीश बन गए, मुझे ऐसा लग रहा है अब उनका प्रमोशन होना चाहिए, सीधे सीधे मांग की जानी चाहिए कि अब आपको हाईकोर्ट या कहीं प्रमोट कर दें, क्योंकि आप तो न्याय पहले दे रहे हो, आप तो ऑर्डर पहले निकाल दे रहे हो, जांच तो बाद में होती रहेगी। ये इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर निरंतर हो रही है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है अंदर की जो एक मामला है वो ये है कि जो डीन है, जो अधीक्षक जिनको कहते हैं, कोई मिश्रा जी हैं और ये इनके रिश्तेदार भी हैं। जो डिप्टी सीएम है उनके कहीं से रिश्तेदार हैं और उनको बचाने के लिए, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी तो सबसे पहले डीन की है कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहां के गृह जिले के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो नैतिक जिम्मेदारी तो डीन की आनी चाहिए। मैं बोलता हूं वो अपराधी नहीं है, लेकिन अपराध को रोकने का दायित्व उन्हीं का था और इस कारण उनको हटाया जाना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, सुना ऐसा है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होमों में रिफर कर दिया जाता है। नर्सिंग प्राइवेट होम में सबके में पार्टनरशिप किसकी है? यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी की पार्टनरशिप। तो घूम फिर के मुनाफा किनको हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके रिश्तेदारों को मुनाफा हो रहा है। कई ऐसा हॉस्पिटल है जो मुझे यहाँ बताया, और इनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहां घटिया क्वालिटी का इलाज होता है, बड़े पैमाने पे लूटा जाता है मरीजों को
और लूटने के बाद ये सारा पैसा 2 नंबर की कमाई के माध्यम से सरकार के बड़े मगरमच्छ इसको खा रहे हैं। एक